गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है एग्जॉर्सिस्ट द बिगिनिंग। यह फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है रेनी हर्लिन ने। यह फिल्म 1973 में रिलीज हुई द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की प्रीक्वल है। IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 और 82% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये फिल्म शुरू होती है एक ब्लडी बैटलफील्ड से। एक बहुत ही भयानक नजारा दिखाकर हम देखते हैं चारों तरफ इंसानों की लाशें बिखरे पड़े हैं। किसी किसी का शरीर टुकड़ों में बिखर चुका है, जिन्हें हायनास और कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। इन लाशों के समुंदर में हमें एक लौता जिंदा इंसान दिखते हैं। एक प्रेस्ट है वो, और वो गिरते पड़ते किसी तरह से इन लाशों के बीच में से एक दूसरे प्रेस्ट के पास जा पहुंचते हैं जो मर चुके हैं, और उनके हाथ से एक छोटा सा स्कल्पचर लेने की कोशिश करते हैं। मगर ये प्रीस्ट अचानक से ही जिंदा होके उन्हें इसे लेने से मना करते हैं। और तभी हम देखते हैं और एक भयानक दृश्य जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। हम देख पाते हैं ये जगह पूरी की पूरी उल्टे क्रॉसेस से भर गई है, जिसमें से इंसानों की लाश लटक रही है, जो सबूत है ये जमीन शापित होने का। अगले सीन में हम मिलते हैं मिस्टर मेरीन से। साल है 1949 और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन उनका एक अलग आइडेंटिटी भी है। वो एक एक्स प्रीस्ट है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय उन्होंने जो वायलेंस एक्सपीरियंस किया था, उन्हें वो आज तक भुला नहीं पाए। उनके सामने एक नाजी ऑफिसर ने एक एक करके 10 इंसानों का कत्ल किया था। बूढ़े बच्चे किसी को नहीं छोड़ा। एंड द मोस्ट ब्रूटल पार्ट वाज, उस ऑफिसर ने मेरीन को ही इन विक्टिम्स को चूज करने के लिए कहा था, नहीं तो वो उन सभी के सभी गांव वालों को मार देता। मेरीन एक ट्रू बिलीवर उस दिन बहुत प्रेयर किया था, मगर शायद उस दिन गॉड वहां पर थे ही नहीं। इस हादसे के बाद मेरीन वापस कभी चर्च नहीं जा पाया। उसका भरोसा ही टूट गया था। उस बच्चे का चेहरा अभी भी उसे याद दिलाता है कि वो भी एक खूनी है। 10 लोगों का खून किया है उसने। तो ऐसे हालत में उससे मिलने आता है एक स्मिलियर नाम के व्यक्ति जो एंटिक में डील करता है। वो मेरीन से कहता है डेराटी नाम के एक जगह में खुदाई करते वक्त एक बहुत ही पुराना चर्च मिला है। उसके पास खबर है उस चर्च के अंदर एक एंशिएंट रेलिक छुपा हुआ है जो बेसिकली डेमन गॉड पाजुजू का हेड है। फॉर एग्जाम्पल, वो मेरीन को एक स्ट्रक्चर भी देता है और हम देखते हैं ये वही स्कल्पचर है जिसे हमने उस बैटल ग्राउंड में उस प्रीस्ट के पास देखा था। मेरीन का काम होगा उस रेलिक को ब्रिटिश के हाथों जाने से पहले ढूंढ निकालना, जिसके बदले में मेरीन को ढेर सारा पैसा मिलेगा। अमाउंट बहुत ज्यादा था और मेरीन को इन सब रिलीजियस आइकन्स में बहुत इंटरेस्ट भी थी, तो वो तुरंत ही राजी हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं केनिया। वहां पर उनके साथ मुलाकात होती है फादर फ्रांसिस की, जो एक वैटिकन स्कॉलर है और इस काम में उनकी मदद भी करने वाले हैं। उन्हें एक गाइड और ट्रांसलेटर भी दिया गया था, जूमा, जो उन्हें डिगिंग साइट में ले जाता है। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद मेरीन और फ्रांसिस को पता चलता है कि इस चर्च के बारे में बहुत कुछ अनयूजुअल है। पहली बात तो ये है, ये चर्च 1000 साल पुराना है, मगर उस समय इस जगह पर क्रिश्चियनिटी पहुंची ही नहीं थी, तो चर्च बनाने का सवाल ही नहीं उठता। सेकेंडली, ये चर्च इतना पुराना होने के बावजूद इस पे वेदर का कोई असर नहीं पड़ा, जिसका मतलब शायद इस चर्च को बनाने के साथ साथ ही दफना दिया गया था। लेकिन क्यों? एंड थर्डली, इस जगह के आसपास ही एक ग्रेवयार्ड है। कहा जाता है सालों पहले यहाँ पर एक महामारी फैली थी, सारे गांव वालों मर गए थे, तो ऐसे एक शापित जमीन पर कोई चर्च क्यों बनाएगा? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मेरीन, फ्रांसिस और जूमा चर्च के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें कुछ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स मिलती है जो अगेन बहुत ही पुरानी थी। रोम के बाहर किसी चर्च के अंदर ये सब मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स लूसीफर की भी थी, जो डिस्क्राइब कर रहा था कैसे वो कभी गॉड का फेवरेट एंजल हुआ करता था और कैसे उसने ही सबसे पहले गॉड से बिट्रे किया, अपनी सेना बनाकर गॉड के खिलाफ जंग छेड़ दी, एंड एज द रिजल्ट उसे स्वर्ग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया। यहाँ पर एक बात बहुत अजीब है, जनरली चर्च में एंजल्स के हाथों कोई वेपन्स नहीं होती, अगर होती भी है वो सिर्फ ऊपर के तरफ पॉइंटेड रहते हैं, गॉड और स्वर्ग के महिमा को दर्शाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो हर एक तीर नीचे की तरफ पॉइंटेड है, एज इफ किसी चीज को नीचे रोक कर रखने के लिए। लेकिन इन सब से जो सबसे ज्यादा डरावनी बात थी वो ये है, यहाँ पर होली क्रूसिफिक्स को किसी ने तोड़कर उल्टा लटकाया था, जो सिर्फ और सिर्फ किसी शैतान का काम हो सकता है।
लेकिन मेरिन को लगता है ये किसी इंसान ने ही किया है, तो वो जूमा से पूछते हैं यहाँ पर लीड आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, शायद वो कुछ मदद कर सके। इस व्यक्ति का नाम है बेसिन और उनसे मिलना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पागल हो चुके हैं और उन्हें असाइलम में भेज दिया गया है। जूमा मेरिन को उनका टेंट दिखाने ले जाता है। अंदर की हालत बहुत खराब थी, चारों तरफ चीजें बिखरे पड़े हुए थे और कागज पे बहुत सारे स्केचेस बने हुए थे। कुछ थी उस चर्च के बारे में और कुछ थी उस डेमन गॉड पाजुसु की, विच मीन्स बेसिन ने भी जरूर उस रेलिक को देखा होगा। मेरिन को वहां पर एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज में एक लिखावट मिलता है, लेकिन ये लैंग्वेज तो बेसिन को आता ही नहीं था। उससे मिलने जाने से पहले मेरिन इस साइट के हेड एक्सकैवेटर जेफर इससे मिलने जाता है। वो काफी रूड है, लोकल टर्गन से बहुत ही इंसल्टिंगली बिहेव करता है और हमें उसके चेहरे पर अजीब तरह की ब्लॉचेस भी नजर आते हैं जो उसे देखने में काफी डरावना बना रहा था। एनीवेज वो कहता है लोकल लोग चर्च के अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका मानना है वो चर्च कर्स्ड है। जो जमीन के नीचे छुपा था उसे बाहर निकालना उचित नहीं है। जब से यहाँ पर खुदाई शुरू हुई है तब से यहाँ पर हाइनास घूमते रहते हैं, दिन में भी कई सारे लोग गायब हो चुके हैं। और उस दिन तो मेरिन के सामने भी एक वर्कर बीमार हो पड़ा था, उसे सीजर्स आने लगे थे और उसके मुंह से कुछ निकल भी रहा था। मेरिन यहाँ पर हॉस्पिटल के वन एंड ओनली डॉक्टर सैरा से मिलने जाते हैं। सैरा इन सब सुपरस्टिशंस को तो नहीं मानती, मगर यहाँ पर होने वाले हादसों के बारे में उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये वर्कर्स क्यों ऐसे बीमार हो रहे हैं, इसके पीछे कोई मेडिकल कंडीशन थी ही नहीं। बेसन को असाइलम में भेजने से पहले उसे यहाँ पर कुछ दिन रखा गया था। सैरा ने ही उसकी ट्रीटमेंट की थी, मगर उसका कोई फिजिकल सिम्टम्स था ही नहीं, उसका दिमाग ही उसे पागल बना रहा था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट मेरिन और सैरा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। असल में उनके बिलीफ सिस्टम भी काफी मैच करता था। दोनों ने ही जिंदा रहते ही नरक का दर्शन कर चुके थे। मेरिन का एक्सपीरियंस तो हमें पता है, मगर सैरा को भी कुछ कम भुगतना नहीं पड़ा। वर्ल्ड वॉर के समय उसे नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहना पड़ा था, जिसका असर अभी भी उसके शरीर और मन में है। और उसके इसी पास्ट लाइफ के बारे में जानकर उसका पति भी उसे छोड़कर चले गए। उसी रात हमें इस गांव में कुछ अजीबोगरीब हादसे नजर आते हैं। फर्स्टली फादर फ्रांसिस जब प्रेयर कर रहे थे उनके सामने ही होली क्रॉस बार बार उल्टा हो जा रहा था। सेकेंडली दो लोकल बच्चे जेम्स और जोसेफ एक साथ खेल रहे थे। अचानक कुछ हाइनास जेम्स पर हमला कर देते हैं, उसके शरीर के टुकड़े करके खा जाते हैं, मगर जोसेफ की तरफ वो लोग देखते भी नहीं, जैसे वो वहां था ही नहीं। लेकिन इस हादसे की वजह से जोसेफ ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। उसे हॉस्पिटलाइज की जाती है। उसके शरीर पे भी कुछ ब्लॉचेस नजर आने लगे थे और साथ में बुखार भी था, लेकिन उसका कोई भी सिम्टम्स एक के साथ एक मैच नहीं कर रहा था। जस्ट लाइक बेसिन, सैरा क्या ट्रीटमेंट करेगी उसकी। मेरी नेक्स्ट डे ही बेसिन से मिलने उस असाइलम में जा पहुंचता है। पता चलता है बेसिन ऑलरेडी जानता था वो आएगा। उसके सामने जाते ही बेसिन कहता है आई एम फ्री नाउ, मैं आजाद हूँ, और अपना गला काट कर सुसाइड कर लेता है। हमें उसके चेस्ट पर स्वास्तिक साइन बना हुआ दिखता है और उस असाइलम के हेड फादर मेरिन को एक किताब देते हैं जो कैथोलिक रिचुअल्स के बारे में था। उनका मानना था उस चर्च में सच में कुछ इविल है, जिसके वजह से ही आज बेसिन सुसाइड करने पे मजबूर हुआ। मेरिन भी वहां पर ही काम कर रहा है, तो आज या फिर कल वो चाहे या ना चाहे उसे इस किताब की जरूरत जरूर पड़ेगी। बेसिन के रूम से मेरिन को एक स्केच मिला था जो उसी चर्च का लग रहा था। मेरिन रात के अंधेरे में चर्च के अंदर जाता है और उसे एक बहुत ही अद्भुत नजारा दिखता है। यहाँ पर कौवे ही कौवे को खा रहा था। इस स्केच को फॉलो करके मेरिन को एक अंडरग्राउंड पैसेजवे मिलता है और अंदर जाने पर उसे वही डेमन गॉड पाजुसु की मूर्ति मिलती है, जिसका दिल गायब था। वहाँ बहुत सारे नीले रंग के मक्खियाँ भी थी, जो सेम मक्खी हमें जेफर्स के ब्लॉचेस के अंदर से निकलते हुए दिखाई देती है। उसी रात गांव में एक प्रेग्नेंट लेडी एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जिसका पूरा शरीर मैगट से भरा हुआ था। रात के अंधेरे में जेफर इसके ऊपर भी कोई हमला करता है और हॉस्पिटल में सैरा भी ब्लीड करने लगी थी, जो कि इम्पॉसिबल है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उसके साथ जो किया गया था उससे बायोलॉजिकली वो कभी ब्लीड कर ही नहीं सकती। चर्च से लौटने के बाद मेरिन को इस सब के बारे में पता चलता है। वैसे भी जब से जोसेफ हॉस्पिटलाइज हुआ है, सैरा को अकेले रहने में डर लगने लगा है। उसे अजीब अजीब से सपने आते हैं और इस जोसेफ की तबीयत भी दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है।
उसे दौरे पड़ने लगे हैं और उसने एक बार जेफर्स को भी कहा था ही इज कमिंग फॉर यू, और उसके बाद से ही जेफर्स गायब है। तो क्या गांव वालों को जो लग रहा था कि ये चर्च शापित है, अंदर जो शैतान रहता है उसने ही जोसेफ को पोसेस किया है, उसी के कारण गांव में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सच है? मेरिन यह बात मानने के लिए राजी नहीं था, लेकिन नेक्स्ट ही बार में बहुत सारा खून, दांत नाखून पड़े हुए मिलते हैं जो शायद जेफर्स का था। फादर फ्रांसिस को लग रहा था लोकल लोगों ने ही ब्रिटिश से बदला लेने के लिए जेफर्स का खून किया है, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही उस जगह पर खुदाई करने से मना किया था। इन वाइट लोगों ने ही नहीं सुना, तो वो लोग गुस्से में तो है ही। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए फादर फ्रांसिस ने ऑफिसर ग्रैनविल को कांटेक्ट किया है। उन्हें डर है शायद ये टर्कन्स बहुत जल्द विद्रोह घोषित करने वाले हैं। मेरिन को फ्रांसिस का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हें पता है किसी भी सिचुएशन में सोल्जर्स को बुलाने का मतलब है चीजों को बेमतलब और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना, और वो तो ये मानते भी नहीं कि इस सब के लिए वो चर्च जिम्मेदार है। उसका शक था इस सब का कारण वो ग्रेवयार्ड है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, अगर उस प्लेग में सभी लोग मर गए थे तो उन्हें दफनाया कौन? इसका जवाब ढूंढने वो इस गांव के हेड से मिलने जाते हैं, और तब वो देखते हैं ये लोग उस बच्चे की लाश को जला रहे हैं। मतलब लाशों को दफनाना इनके रिचुअल में है ही नहीं, तो उन ग्रेव्स में कौन है? मेरिन उसी रात उन ग्रेव्स को डिग करने लगते हैं। एक के बाद एक 3-3 कॉफिन बॉक्स को वो खोद कर बाहर निकलते हैं, मगर हर एक बॉक्स खाली है। वो उसी वक्त फादर फ्रांसिस को कन्फ्रंट करते हैं, और जवाब में उन्हें जो पता चलता है उससे उनके लिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उन्हें पता चलता है इस डेरेटी वैली की असलियत के बारे में और उनके यहाँ पर आने के असली कारण के बारे में। ऑलमोस्ट 1500 साल पहले 2 प्रेस्ट यहाँ पर आए थे ईविल की ओरिजिन ढूंढने। उनके साथ थी लाखों करोड़ों सेना, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो लोग इस ईविल से पोजेस्ड हो गए और एक दूसरे को ही मारने लगे। सिर्फ एक ही प्रेस्ट जिंदा लौट सके थे, और उनके कहने पर ही एम्परर जस्टिनियन ने यहाँ पर इस चर्च को बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स रहना नहीं चाहिए था। चर्च तो बन गया, मगर उसका राज गुप्त नहीं रहा। 1893 में 4 प्रेस्ट यहाँ पर आए और लोकल लोगों की मदद से इस राज को बाहर निकालना चाहा, लेकिन कुछ दिन जाते ही वो सभी लोग एक साथ गायब हो गए। वेटिकन को ये मानना ही पड़ा कि यहाँ पर शैतान का राज है, तो उन लोगों ने झूठ मूठ की कहानी बनाई प्लेग के बारे में, फॉल्स ग्रेवयार्ड बनाया लोगों को यहाँ से दूर रखने के लिए। कुछ सालों तक उनका ये प्लान काम भी किया, मगर अभी फिर से वो शैतान वापस आ चुका है। फ्रांसिस यहाँ पर आए थे एक लेजेंड के सच्चाई के बारे में जानने के लिए, जो कहता है लूसीफर धरती में जिस जगह पर गिरा था वो यही स्पॉट है, डेरेटी वैली। मेरिन कितना भी कोशिश क्यों ना करे वो इस सच्चाई से दूर नहीं भाग सकता था। उसने भी देखा है उस चर्च के नीचे शैतान का मंदिर है। उसे वहां पर ह्यूमन सैक्रिफाइस की निशानी भी मिली थी। उसे फ्रांसिस से ये भी पता चलता है कि इन गाँव वालों ने जोसेफ को मारने की कोशिश भी की थी, मगर उस शैतान ने उल्टा उन पर ही हमला कर दिया। उधर उस चर्च के अंदर से ऑफिसर ग्रैनविल को जेफर्स की लाश मिली है। उसका हार्ट गायब था और कौवे उसके शरीर को खा रहे थे। मेरिन को पता था शैतान इंसानों के दिमाग से खेलता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, डिसीव करता है। जो कोई भी उस चर्च के अंदर जाएगा उनकी मौत शैतान के हाथ में है। वो ऑफिसर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर शायद तब तक बहुत लेट हो चुका था। शैतान ने इस ऑफिसर के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसे लगने लगा था ये लोकल ट्राइब ही जेफर्स को मारा है, उसका खून किया है, तो वो जाके डायरेक्टली हेड ऑफ द विलेजर्स को शूट कर देते हैं। बहुत जल्द एक जंग शुरू होने वाला था, तो जोमा मेरिन को जोसेफ को बचाने के लिए कहता है। उसकी जान खतरे में है। मेरिन उसे फ्रांसिस के साथ चर्च में भेज देते हैं, क्योंकि सिर्फ उसी चर्च के अंदर ये टर्कन्स नहीं जाते। गांव में रेत का तूफान भी शुरू हो चुका था, तो इसके बाद मेरिन सैरा को बचाने जाते हैं, मगर वो कहीं भी नहीं थी। उसका कमरा खून में लथपथ था, उल्टा क्रॉस लटक रहे थे और पाजुजू डेमन का स्केच बना हुआ था, जिसके सीने पर वो रेलिक था। मेरिन उस रेलिक को अपने पास रख लेते हैं और उसे वहां पर सैरा की फोटो भी मिलती है, जिसमें उसके साथ उसका हस्बैंड भी था, और उसका हस्बैंड और कोई नहीं बेसिन था। मेरिन को पहले से ही शक था कि जोसेफ पोजेस्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो कभी उस चर्च के अंदर कदम तक नहीं रखा, और अभी उसका शक सच साबित होता जा रहा है। मतलब बेसिन के साथ जरूर सैरा भी उस चर्च में गई थी। मेरिन को समझने में देर नहीं लगती कि असल में शैतान जोसेफ के अंदर नहीं सैरा के अंदर है। उसने जोसेफ को ढाल की तरह यूज की। ये बात बिल्कुल सच निकली जब चर्च में फादर फ्रांसिस पर पोजेस्ड सैरा हमला कर देती है।
गांव में टर्कन्स और ब्रिटिश आर्मी के बीच जंग शुरू हो चुकी थी, जिसका परवाह ना करते हुए मेरिन चर्च में जाकर पहुंचते हैं। उन्हें वहां पर जोसेफ तो मिलता है, मगर सैरा उसे बाहर जाने नहीं देती। वो कम्प्लीटली शैतान के कब्जे में थी। शैतान सैरा के प्रति मेरिन के अट्रैक्शन को वेपन करके उसे वीक करने की कोशिश करता है, उसके डिसबिलीफ को मॉक करता है। वो तो गॉड पर भरोसा ही नहीं करता, तो गॉड अभी उसकी मदद क्यों करेंगे। मगर मेरिन एक ट्रू बिलीवर थे और उसका विश्वास वापस आ चुका था। वो एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। वो शैतान उसे मेंटली फिजिकली अब्यूज करता है, फ्रांसिस के लाश को दिखाकर डराता है, इवन सीड्यूस करने की भी कोशिश करता है। मगर मेरिन एक बार के लिए भी डाइवर्टेड नहीं होते। एट लास्ट वो उस शैतान को सैरा के शरीर से निकाल तो पाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी मौत हो जाती है। ऑफिसर ग्रैनविल ने भी सुसाइड कर ली थी और अभी सिर्फ जोसेफ और मेरिन ही बचे थे। मेरिन जोसेफ को लेकर किसी तरह से चर्च से बाहर तो निकलते हैं और देखते हैं उनके सामने हजारों सेना मरे पड़े थे। हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ। ठीक पहले वाले सीन की तरह इस बार भी शैतान के वश में आके इन लोगों ने सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं मारे, बल्कि असल में आपस में लड़कर भी मर गए। और वो चर्च फिर से एक बार रेत के नीचे दफन हो चुका था, साथ में वो रेलिक भी। फाइनल सीन में हम मेरिन को फिर से एक बार सिमिलियर से मिलते हुए देखते हैं, लेकिन उसका काम तो नहीं हो पाया। मेरिन उस रेलिक को तो नहीं ला पाया, मगर एक चीज उसे वापस मिल चुकी थी, उसका गॉड पर भरोसा, विश्वास। अभी वो फिर से एक प्रीस्ट बन चुका है, फादर मेरिन। लेकिन ये तो बस शुरुआत था, अभी तो उन्हें बहुत सारा काम करना था, जिसकी झलक हमें 1973 वाले एग्जॉर्सिस्ट में मिलती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, टाटा।